डॉक्टर रंजीत हमारी एमडी है, तो ये इसके करता धरता है पूरे कारोबार के। तो इनके सिर के ऊपर ही हमारा सारा काम है, जो आगे सिस्टम दिया है उसके ऊपर हमने चलना है। और जो भी समझिए का अपना हम देख रहे हैं, ये IIRD के तहत एक चलाया हुआ एक प्रोग्राम है जिससे हम अपने गाँव और समाज का डेवलपमेंट करेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पास जुड़ना पड़ेगा। जब हम जुड़ेंगे तो उससे हम अपना जो बोर्ड बनाएंगे अपनी पंचायत का, तो ज़्यादा आदमी हमारे साथ जुड़े होंगे तो उसमें से क्या है कि एक बेटर बोर्ड बनेगा। अगर हम कम आदमी में अगर बोर्ड बनाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। जो कुछ एक आदमी ऐसे हैं हमारे रह जाएंगे जिनको पता नहीं चलेगा चीज़ का। वैसे कोशिश तो मैंने पूरा इलाका कवर करने की पर जैसा है भी पंचायत हमारी लंबी चौड़ी है, तो अकेला बंदा है तो अकेला जैसे भी एक दिन में मुश्किल से 5, 7, 8, 10 तलाक रख लो, इतना कवर करना तो मुश्किल है। तो फिर भी कोशिश तो 15, 18 तक भी की है, पर शाम तक फिर बुखार आ जाता है। तो इसलिए सभी लोगों को कुछ एक तक तो खुद भी आधे से ज़्यादा तो बाकी फोन भी किए जैसे कैसे मैसेज पहुँचाया लोगों तक, पर अभी कुछ कारणवश ऐसा है अभी खेती बाड़ी में भी लोग बिजी हैं, तो कुछ कारणवश कम पहुँच रहे हैं थोड़ा। तो इसके लिए मतलब यही है कि जो एक बहुत ही अच्छी संस्था है, इसके साथ हम लोगों को हम अपना बहुत मतलब जो किताब है उसको अच्छे ढंग से अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। तो इसलिए अभी डॉक्टर सर इसी बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सर प्लीज बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ लोग थे और आज कुछ नए लोग भी हैं। तो पहले भी एक बार बातचीत की पंचायत में, तो बेसिक बात कुछ नए लोगों से शुरू करना चाहते हैं। तो क्या बात है, विकास से जुड़े हुए लोग विकास की गति को तेजी से आगे कैसे बढ़ाया जा सके उस पर चिंतन करते हैं और इसके नए तौर तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। ये हमारा संस्था का काम करने का तरीका है। एक तो हम जो अभी सरकारों के कार्यक्रम चलेंगे उसमें उनकी मदद करते हैं। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी, पंचायत प्रधानों की, मंडी के बाहर लोगों की ट्रेनिंग शिमला में। अभी नेशनल जल जीवन मिशन में हम की रिसोर्स सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के इलाके। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में हम स्वच्छता नॉलेज पार्टनर है भारत सरकार के, तो वो भी एक कार्यक्रम चलेगा। तो कुछ तो सरकार के जो कार्यक्रम है वो बेहतर तरीके से गरीब तक कैसे पहुँचे, वो एक हम मदद करते हैं सरकारी एजेंसीज की, विभागों की, मंत्रालयों की, PSCs। वो तो एक रूटीन का काम है। दूसरा है हम चिंतन करते हैं कि कैसे इस जीवन की प्रगति को आगे बढ़ाने में हम नवीनता लाएं। क्योंकि जीवन को जब हमें आगे बढ़ाना है तो क्या मतलब है इसका हमें समझना पड़ेगा। हम प्रोग्रेस से क्या मायने हैं, क्या है प्रोग्रेस हमारे लिए? क्या पैसे कमा के बड़ा सारा साम्राज्य तैयार करना, क्या हमारी वो प्रगति है? क्या हम सन्यासी बन के लोगों की सेवा में लेते हैं, वो प्रगति है? हमें प्रगति को डिफाइन नहीं करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए। वास्तव में हम चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं? जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है, सभी लोग जानते हैं। और कितने स्ट्रगल के बाद हम मनुष्य जीवन में पहुंचते हैं, हमने सुना है सभी। अब इस जीवन के मिलने के बाद हम इसका बेहतर उपयोग कैसे करते हैं, ये तय करने का समय है। कुछ लोगों को जीवन भर रोटी रोजी के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है इसके अलावा और भी जीवन में कुछ करने का है कि नहीं। तो संघर्ष को सोचने के लिए वक्त ही नहीं देता, जीवन निकल जाता है और पता नहीं चलता कि हम आए क्यों इस दुनिया में, करके क्या गए हम, तो हमें पता ही नहीं चलता। बहुत अक्सर ऐसा होता है। इसलिए ज़रूरी है हमें वो सोच भी पैदा करनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में, क्योंकि हमें प्रोग्रेस चाहिए सभी को। प्रोग्रेस क्या है? पहली प्रोग्रेस तो ये है कि हमारा शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। जब तक हम स्वस्थ नहीं है, दुनिया की सारी बातें जो है ना बेईमान लगती है, कोई मतलब नहीं बाकी बातों का। अगर खुद ही ठीक नहीं, स्वस्थ नहीं है, शरीर मंदिर है और इस मंदिर में भगवान बसते हैं। वो भगवान क्या है? आत्मा। हम सभी के हृदय में आत्मा है ना, ईश्वर का रूप ही तो आत्मा क्या है? ईश्वर का एक अंश है हमारे। तो ये शरीर क्या है? मंदिर है।
हम बाहर के मंदिरों को तो बहुत सजाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, पौड़ियों में लगाते हैं, पौड़ियों में नाम भी लिखते हैं अपना, डोनेट किया जी मैंने। लेकिन जो हमारा एक्चुअल मंदिर है, जहाँ साक्षात भगवान बैठते हैं, दूसरी जगह तो मूर्तियाँ बैठती हैं जिनको हम भगवान की संज्ञा देते हैं, भाव देते हैं, झुकते हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात नारायण है अंदर हम सब। इस मंदिर को बनाने के लिए हम प्रयास करें कि बेहतर कैसे मिलनी चाहिए, तो स्वस्थ रहना पहला पैरामीटर जो प्रोग्रेस। दूसरा है मतलब शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा है मन का स्वास्थ्य। दरअसल स्वास्थ्य के नाम पे हम सिर्फ शरीर को ही सोचते हैं और यही हमें समझ आता है, कहीं दर्द नहीं हो रही तो ठीक है। लेकिन शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है हमारे मन के स्वास्थ्य की, क्योंकि चिंता मन से पैदा होती है, प्रेशर डिप्रेशन मन के होते हैं, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हम मन से बनते हैं। इसलिए जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट लाइफ का पहलू है जीवन का, वो है मन का स्वास्थ्य। शरीर का स्वास्थ्य, फिर मन का स्वास्थ्य। मन को अगर हमने ठीक करने की कला सीख ली तो दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि मन पर बहुत निर्भर करता है कि हम जीवन को दिशा कैसे दें। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तीसरी हम बात करते हैं रोटी रोजी के सवाल मसले। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लाइफ का है कि हम हमारी आर्थिक प्रगति कैसे हो, वो हम जॉब करें, हम इंडस्ट्री लगाएं, हम खेती बाड़ी करें, कुछ भी बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, वो हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं वो सारे काम। तीसरा वो बड़ा पहलू जीवन का है कि हम इकोनॉमिक लाइफ हमारी कैसे बेहतर हो, आर्थिक स्थिति हमारे जीवन की कैसे बेहतर हो, उसका एक बहुत आजकल 90% समय हमारा उसी में लगता है सभी, इसीलिए हम पहले और दूसरे को भूल जाते हैं। तीसरा है हमारी सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक हमारे प्रोग्रेस, समाज में हमारा दायरा, हमारी बातचीत, हमारा संवाद, हमारा लोगों के प्रति ध्यान, लोगों का हमारे प्रति ध्यान, वो सारे जो सामाजिक दायरा है उसका चौथा। और सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट वो है आध्यात्मिक। जब तक हम भीतर से जागृत नहीं हुए, आत्मा को जो बंधी हुई है इस शरीर में, इसको मुक्त करने का जब तक हमने प्रयास नहीं किया, हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य फेल हो गया। हम यहाँ पे रोटी खाने, काम धंधा करने, बच्चे पैदा करने, बूढ़े रोटी खाने के लिए नहीं आते। ये तो व्यवस्था है, ये तो हमने करनी है, ये तो करनी पड़ेगी, लेकिन उद्देश्य ये नहीं। उद्देश्य हमारा है आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करना, और आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास तब तक सुदृढ़ हो सकते हैं जब तक हमने शरीर की केयर नहीं की, हमने माइंड की केयर नहीं की, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और हमने अपने आर्थिक व्यवस्था की पहल नहीं की, कमाई हमारी की होनी चाहिए, और उसके बाद सामाजिक समरसता है उसके लिए पहल नहीं की। जब तक ये चार काम करेंगे तो उसके बाद ही हम उतने बैलेंस्ड हो जाते हैं कि हम अंदर के बारे में सोचने शुरू करें। ये सारी बातें क्या है, ये बहिर्मुखी होने की बात है, एक्सट्रोवर्ट होना। लेकिन लास्ट की बात क्या है, तो भीतर की बात, दिल की बात, अंदर की बात है, आत्मोन्नति की बात। तो अगर जीवन में हमने प्रोग्रेस कर ली है तो हमें इन चारों पांचों पहलुओं पर काम करना पड़ता है, और इनके लिए समय भी निकालना पड़ता है। अक्सर हमारा समय रोटी रोजी में ही आर्थिक सब चला जाता है। कमाई के लिए हमारा 90-95% टाइम निकल जाता है। जो बाकी चार चीज़ें बची हुई है उनके लिए मजबूरी से तो हम करते हैं। आदमी बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अच्छा मजबूत हो, गीता में एक शब्द आपने सुना होगा, स्थित प्रज्ञ की बात की है। स्थित प्रज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसी बुद्धि, ऐसा मन, ऐसा चिंतन, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है जो बारिश आए खूब तो भीगने का डर नहीं है, और धूप कड़क पड़े तो बहुत ज्यादा गर्मी से झुलसने का डर।
मतलब सुख और दुख को एक जैसी स्थिति के साथ सहन करें, बर्ताव करें उन दोनों स्थिति में, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि स्थिति प्रज्ञा तब संभव है जब हम इसके लिए समय निश्चित करेंगे जीवन में। अगर हमारे जीवन में इसके लिए प्राथमिकता ही नहीं है तो हम असंतुलित होंगे, इम्बैलेंस्ड होंगे। जहाँ राग, द्वेष, लोभ, अहंकार सब कुछ होता है, वहाँ निर्मलता है सिर्फ, और उस निर्मलता के साथ आनंद है, कोई दुख नहीं है। खैर ये तो है दार्शनिक बात, इनको रखते हैं एक साइड में। ये है हमारा आइडियल, आदर्श जीवन में जीना कैसे है, ये उसका आदर्श है। अब हम आते हैं व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन में हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे विषय जो हमें परेशानी क्या है हमारी? बच्चे की परेशानी है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्रोध ज़्यादा करता है, कमजोर है, न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर। अडोलसेंट हो गए बच्चे 12-13 साल से 18 साल की उम्र तक के लिए, उनकी समस्या बिल्कुल अलग है, क्योंकि शरीर में लड़कों के लड़कियों के भी परिवर्तन कई तरह के देखने हो रहे हैं। वो एक बहुत डेलिकेट स्टेज है, बहुत संवेदक समय है जब उनको बहुत गाइडेंस की, न्यूट्रिशन की, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। उसके बाद का समय है 19 से 25, वो टोटल पढ़ाई वाला टाइम। पढ़ाई की अपने स्ट्रेस से दुनिया भर की, पढ़े क्या, किताबें नहीं मिल रही है, मन नहीं लग रहा है, बुरी संगत में फंसी है, नशा बीच में आपको तंग कर रहा है बच्चों को, और स्ट्रेस दुनिया भर का हो गया है। खेती बाड़ी करें या कुछ और करें, तो बिकॉज ये ऐसा समय है जो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, जब तक कि आदमी सेट नहीं हुआ जीवन में। एक दिशा नहीं पकड़ी हमने, ठीक है जी मैंने दुकान ही चलानी है, दुकान खोल दी, फिर उसमें मन भी लग गया, एक्सपीरियंस भी हो गया, पकड़ भी आ गई, ठीक है दुकान अब चला सकते। तो वो जब तक ऐसी दिशा तय नहीं हुई तब तक स्ट्रेस है। 35 साल के बाद अलग तरह की चिंता है हमें, 35 से 50 साल तक बच्चों की पढ़ाई, बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई, घर भी बनाना है, अगर पुराना बाप ज़्यादा से नहीं मिला है ठीक तो वो है करना, बच्चों की शादी भी करवानी है इसी पीरियड में, आपने इंश्योरेंस सिक्योरिटी भी देखनी है अपनी भी, बच्चों की, परिवार सुरक्षित रहेगा। काम करने वाला अगर किसी वजह से कुछ भी हो जाए बात, तो परिवार क्या सड़क पर तो नहीं आएगा, वो एक चिंता है। और समाज में अपने दायरे को भी देखना है, बढ़ाना है, तो वो 35 से 50 साल तक की उम्र की हमारी चिंताएं है। 50 से 60 साल के बीच फिर वो रिटायरमेंट एज में आ जाते हैं, मतलब सोच में आ जाते हैं कि रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद उससे पहले घर की जिम्मेवारियाँ ठीक हो रही कि नहीं, बच्चों को सेट हमने प्रॉपर कर दिया कि नहीं, उनका करियर बिल्ड हो गया कि नहीं, पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा उनका सब शादी वगैरह करने के बाद फिर सोशल सिक्योरिटी का एक सवाल है, फिर अपने लिए धीरे धीरे रिटायरमेंट के बाद का टाइम कैसे होगा उसकी भी चिंता शुरू हो जाएगी। 60 साल में पहुंच गए रिटायरमेंट होने के बाद, फिर वो अलग मामला है, कंपनी थोड़े टाइम में मिलेगी, कुछ लोग, धीरे धीरे कंपनी कम होती जाएगी, घूमना फिरना आना जाना कम होना शुरू हो जाएगा, और लोगों का समाज परिवार के सदस्यों का भी मिलना जुलना बातचीत धीरे धीरे कम हो जाएगी। उम्र के हिसाब से सारे लोग बिजी हैं, बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए किसी के पास टाइम नहीं, तो और स्वास्थ्य ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा एज के हिसाब से, तरह तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। अगला जन्म सुधारना है, उसके लिए चिंताएं शुरू हो जाती है, तो आदमी धर्म कर्म की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, तीर्थ यात्राएं बहुत उनमें एक इच्छा होती है कि नहीं जब अभी तो ये जीवन निकल गया, आगे के लिए कैसे करें। वो अलग अलग पड़ाव हमारे मन की स्थिति के होते उम्र के हिसाब से बदलते हैं, और इन सभी चीज़ों में मदद कैसे मिले व्यक्ति, क्योंकि हम सोचते तो हैं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ना हम कई बार उन शब्दों को कह पाते हैं परिवार वालों से, ना दोस्तों से कह सकते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है, वो जो इच्छाएं हैं हमारी या जो सोच है हमारी, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। तो हमने एक ये प्रयास किया है, सबसे बड़ा तो व्यक्ति है, अपने आप के लिए हर आदमी
पूरा साम्राज्य एक राजा है, अपने रानी है हर जगह। तो उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उसको बेहतर बनाने में क्या भूमिका अदा की जा सकती है, उस भूमिका का हमने ताना बाना बनाने की कोशिश की। तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे हो रहा है, मन की देखभाल कैसे हो रहा है, उनके कारोबार की देखभाल कैसे हो रही है, उनकी खेती की देखभाल कैसे हो रही है, और उनके बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उसमें मदद कैसे मिले, और उनके कानूनी कोई मसले हैं, सामाजिक कोई मसले हैं, आदतें कुछ ऐसी खराब हैं जो परेशान कर रही है, या और भी किसी भी प्रकार की जो चिंता है, उन चिंताओं से दूर करने के लिए कैसे मदद व्यक्ति की दी जा सकती है, ऐसा एक हमने सिस्टम तैयार किया। और उस सिस्टम को हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, उसमें हमने उस सारी बातों को उसके साथ जोड़ा। अब उसमें क्या है, जब आपके सामने जब आपकी ज़रूरतों का आकलन कर रहे होंगे, आपको लगेगा मेरी उम्र के हिसाब से तो मेरी ये प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ दिखेगी। जो आपको पता भी नहीं है कि मेरी ये भी समस्या हो सकती है, वो समस्या भी आपको वहाँ दिखेगी। और आपको लगता है कि नहीं, ये काम तो करना था मैंने, ये वाली प्रॉब्लम मेरी है, इसको तो मैंने भी हल करना था। ठीक है, 15 बातों में से 2 बातें भी आपको लगती है कि ये मेरी प्राथमिक है, जो पीड़ित हूँ जिससे, उनको ठीक करना है। उन ठीक करने के लिए फिर वो समाधान यहाँ पे निकल के आता है। उस समाधान की एक टीम है जो समाधान आप तक पहुँचाएगी, कम समय में पहुँचाएगी, अच्छी क्वालिटी के साथ पहुँचाएगी और कम लागत के साथ पहुँचाएगी। जिस काम को करने में आप खुद मान लीजिए 15 दिन लगाते हैं, 3000 रुपये खर्च करते हैं, वही काम अगर आपको 6 दिन में कोई करके दे और 3000 की जगह आपको 1200 रुपये 1500 रुपये में काम करके जाए, तो आपका टाइम भी बच गया, आपका पैसा भी बच गया, साथ में झंझट बच गया। झंझट क्या है, किसी भी काम को करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, रोज एक दूसरी समस्या है फील्ड की, वो समस्या भी खत्म हो जाए। तो ऐसा एक सिस्टम तैयार किया और इस सिस्टम को लागू करने की बात है, कैसे लागू, इसको हम ले जा रहे हैं कोऑपरेटिव मॉडल, कि जब तक हर व्यक्ति फैसला लेने की ताकत में नहीं आएगा तब तक वो बात नहीं बनेगी। फिर तो सरकारी सिस्टम हो जाएगा, सरकार ने ऊपर से ऑर्डर कर दिया, पॉलिसी बनाई दी, सबने लागू कर दिया, वो ठीक है नहीं है, ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर कोई गौर नहीं करता। ये जो मॉडल है कोऑपरेटिव का मॉडल, सहकारिता का मॉडल, वो ये है हम सभी लोग आपस में तय करेंगे, डिसाइड करेंगे हमारा क्या फैसला है, उस फैसले को हमें लागू करना है। और उस लागू करना है, फैसला क्या हो जो सर्वसम्मत हो, सभी को लाभ देने वाला है, किसी के साथ कोई पक्षपात करने वाला है। ऐसा हमने निर्णय लिया इन कामों को लेकर, और वो काम हमने लोगों के घर में जाके किया। अभी तो क्या है कि लोग घर से निकलते हैं, जहाँ से वो काम होता है वहाँ पहुँचते हैं। इस मॉडल में क्या है कि टीम आपके घर पे आएगी, आपने घर से कहीं नहीं जाना, आपके सारे काम करने के बाद घर में ही आपको उसका समाधान मिले, कुछ भी बात हो जाए, ताकि व्यक्तिगत समय उलझनों के लिए नहीं, बल्कि जीवन को आगे बेहतर कैसे करना है, आपने अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास करना है, उसके लिए आप अपने टाइम दो। जो झंझट वाला समय है वो भी टीम ले, ऐसा मॉडल है। अब जिसमें अगली बात क्या है कि जैसे अभी 26-27 मेंबरशिप है, तो हम फास्ट थोड़ा करेंगे मेंबरशिप की प्रोसेस को। उसमें एक 2000 रुपये की मेंबरशिप, 1000 रुपये एंट्री फीस है इस सिस्टम के साथ जुड़ेगी, और 1000 रुपये है जो शेयर होगा आपका, शेयर सर्टिफिकेट बाद में इशू हो जाएगा, जो शेयर होगा आपकी अपनी पूंजी होगी इस कोऑपरेटिव में लगी हुई, तो आपको मालिकाना हक होगा आपके पास उस शेयर की वैल्यू का। तो आप मालिक हैं, फिर सारी व्यवस्था उतने जितने शेयर है। फिर हमने एक मैनेजमेंट बोर्ड बनेगा पंचायत में, 10-11 लोगों की, 12 लोगों की एक कमेटी बनेगी जो सुलझे हुए लोग हैं किसी पंचायत में, महिलाएं उसमें। फिर सिस्टम तो सारा बना हुआ है ऑलरेडी, उस मैनेजमेंट बोर्ड का काम होगा ये देखना क्या इस सिस्टम के लागू होने से लोगों की मदद ठीक से हो रही है,
कहीं कमी तो नहीं हो रही? क्या हो रहा है जीवन में? परिवर्तन आ रहा है, लोगों के जीवन में बेहतरी का प्रकल्प दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो चेक करना है। ऐसी कोई बातें जिसको अभी हमारे सिस्टम में नहीं है लेकिन डालनी है, उसकी भी सलाह देगा मैनेजमेंट को। ये भी एक समस्या है जो अभी तक इसमें दिख नहीं रही हमें, इसको भी ऐड कर दो, तो वो हमने करना। साथ में ये देखना है कहीं कोई पक्षपात तो नहीं किसी के साथ हो रहा है, सभी को सेवाएं ठीक से मिल रही है। और साथ में ये भी देखना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ा में तो नहीं है, जिस तक ना कोई सरकार पहुंच रही है ना कोई दूसरा व्यक्ति पहुंच रहा है, ना वो व्यक्ति सरकार तक पहुंच रहा है ना किसी और संस्था तक पहुंच रहा है। ये भी ये मैनेजमेंट बोर्ड देखेगा, पंचायत करेगा। ऐसा व्यक्ति अगर है तो हम सभी लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे, मदद के हाथ आगे बढ़ाएंगे, उसके पास जाके जो भी कुछ वॉलंटियरशिप भी करेंगे, निश्चित रूप से वॉलंटियरशिप करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करना हमारी प्रकृति है। हम जब दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट करते हैं, हम ईश्वर की सही मायने में पूजा कर रहे हैं। ईश्वर की पूजा हम घंटी और धूप से मंदिरों में मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, वो ईश्वर की सांकेतिक पूजा है। ईश्वर के नाम पे हमने मूर्ति बना ली, उनको ईश्वर मान ली, उनकी पूजा करते हैं, वो एक सांकेतिक तरीका है। लेकिन असली ईश्वर हम सबके भीतर रहते हैं। हमें व्यक्ति को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, वो सबसे बड़ी बात है। तो अभी जो उद्देश्य हमारा था यहाँ पे मिलने का, गुरुजी पूछ रहे थे गुलेरिया साहब कि आपने बल पंचायत को क्यों, बल में बहल पंचायत को, बल ब्लॉक में बहल पंचायत को, बेड़ी पंचायत को क्यों चुना? मैंने कहा जी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बहल पंचायत को, क्राइटेरिया पंचायत में मिलेगा, क्राइटेरिया व्यक्ति का है। जहाँ मनोज जी जैसे व्यक्ति मिलेंगे उस पंचायत को हम टेकअप करेंगे, क्योंकि सारा मसला का है लीडरशिप का, सारा मसला है व्यक्ति का। आपने देखा होगा जिस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का सिस्टम क्या है, उसकी समझ क्या है, शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, प्रारब्ध से लेके क्या है, और साथ में वातावरण में पला बड़ा कैसा है, मोटिवेशन क्या है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। अब वो कुर्सी बदल जाती है, दूसरा आदमी वहाँ बैठता है, तो काम करने के तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं। आपने सरकारी दफ्तर में देखा, अफसर एक बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे काम करता है, तो लोग उसकी ट्रांसफर रोकने के लिए डेपुटेशन लेके जाते हैं, स्ट्राइकों में बैठते हैं, इस आदमी को मत बहुत अच्छा काम करता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके दफ्तर में जाने की इच्छा नहीं होती, काम तो करने नहीं जाते ही। तो बदलाव कहाँ से होता है? सिस्टम व्यवस्था जैसी बनी हुई सबके लिए, फिर भी व्यक्ति परिवर्तन लाता है। एक इंडिविजुअल चेंज करता है, पद की गरिमा को बदलता है, तो एक व्यक्ति करता है। इसलिए जब व्यक्ति मनोज जैसे मिलेंगे ना, उस जगह में बात ये तो सर चुनने का मतलब पंचायत नहीं है, चुनने का मतलब व्यक्ति है कि काम करने वाले लोग कौन है वहाँ पे, उनमें क्या मोटिवेशन है, क्या जज्बा है, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन के साथ इसको तपस्या समझ के काम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट। तो हम इस पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। पंचायत वालों ने अपने काम अपने तरीकों से कर रहे हैं, सरकारों ने अपने काम अपने तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ काम करेंगे, व्यक्तिगत काम करेंगे। सरकार और पंचायत सामूहिक काम करते हैं, हम व्यक्तिगत काम करेंगे, लोगों के काम, लोगों के जीवन में नाप के बदलाव लाएंगे। नाप के का मतलब जिसको नापा जा सके। उदाहरण, आज अगर इस पंचायत में मान लीजिए 60 लड़के जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग ही चाहिए, और अगर हम यहाँ पे पहल करते हैं और 3 महीने के बाद हम बोलते हैं 60 की जगह 40 एडजस्ट हो गए, 20 बाकी बचे, नापा जा सकता है इसको। पहले 60 थे, अब 20 बचे, 40 कहीं ना कहीं लगे। तो मतलब ये एक तरीका है कि हम कहते हैं इम्पैक्ट को मेजर कर सकते हैं, प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहल ये पंचायत जो है, बहल पेड़ी मॉडल के रूप में, इस मिशन के रूप में बनाए,
लोग बाहर से आए स्टडी करने, आप लोगों से मिलने आए, क्योंकि आप लोग ही चलाएंगे इस कार्यक्रम को। आप लोगों से मिलने आए, समझने आए, पढ़ने आए, जानने आए, रिसर्च करें कि क्या यहाँ पे बदलाव आया, कैसे बदलाव आया। मेरा आपसे सिर्फ निवेदन ये है, आप लोग सारे इफ्स एंड बट्स कुछ है, कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न को झड़ी लगा दो, सभी पे हम खुल के बात करेंगे। कोई शंका लेके यहाँ से वापस ना जाए, किसी भी तरह की उनका बात करें, क्लियर हो जाए, उसके बाद दिल खोल के आ गया। हमने ऐसा एक मॉडल और ऐसा एक माहौल तैयार किया, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार चलती है, देश की सरकार चलती है, वैसे ही हमारे पंचायत की व्यवस्था भी चले, देश की तरह पंचायत की तरह। तो उसके लिए हम ग्राम पंचायत से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, उनका भी सहयोग लेंगे भी और देंगे, सरकारी सिस्टम को सहयोग देंगे भी और देंगे भी। लेकिन उसके अलावा जो व्यक्ति के साथ खड़े होने का मिशन है, उसको अपने सरकारी आगे बढ़ाने प्रयास करना। उसके लिए हमें यहाँ पे सारी व्यवस्था को एक छोटी पंचायत में स्थापित करना है। प्रशासन कैसा हो, गवर्नेंस का सिस्टम कैसा हो, तो गवर्नेंस हमें यहाँ देखने को मिलनी चाहिए। हमने पंचायत में गवर्नेंस किसने पढ़नी है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ना जाए। गवर्नेंस पढ़नी है तो बैल पंचायत में है, और यहाँ पढ़ो गवर्नेंस क्या हो, देखो काम कैसे चल रहा है, बैंकिंग कैसे चलती है। बैंकिंग पढ़ने के लिए आपको IMF और रिजर्व बैंक या किसी बैंक को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बैल पंचायत में जाओ, बैंकिंग कैसे, यहाँ से रोक समझ। बैंकों में क्या होता है, पिछली बार भी बताया, बैंक पैसा उनको देते हैं जिनके पास बहुत पैसा खुद होता है, उनको बैंक में मदद करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं उनको बैंक में मदद करते हैं, उनका सिविल स्कोर नहीं ठीक होगा, कोलेटरल देने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास आमदनी को साबित करने का कोई बात नहीं है, जिससे साबित हो जाएगी कि आप लेने के बाद दे भी पाएंगे वापस के लिए, बैंक को पैसा नहीं देगा। लेकिन हम इस सहकारी सिस्टम के माध्यम से हम उनको भी मदद करना चाहेंगे, आपको मदद करना चाहेंगे जो धनहीन है, उनको पहले तो विचार दिया जाए, धन पैदा कैसे करना है, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, स्किल्स पैदा की जाए, फिर उनको काम में लगाया जाए, काम में लगाने के साथ उनको धन भी दिया जाए, और काम से जब वो पैदा करेंगे फिर उनको धीरे धीरे वापसी भी करेंगे। वो सारा मैनेजमेंट यहाँ का होगा, सिस्टम सारा कंट्रोल टोटल हमारा टेक्नोलॉजी वाला रहेगा, उसमें नीचे तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक जो लीडरशिप का रोल है वो लोकल लेवल की टीम का। तो ऐसी बैंकिंग किसी ने सीखनी है तो यहाँ आओ, बैंक पैडी में जाओ, बैंकिंग कैसे होती है, लोगों को मदद कैसे करनी है, लोन कैसे देने हैं, डिपॉजिट कैसे देना है, सेविंग्स कैसे करनी है, बैंक पंचायत लोगों को हेल्दी कैसे करना है, स्वस्थ कैसे बनाना है। कई वजह हॉस्पिटल में तो बीमार होने के बाद लोग जाते हैं, हम कहते हैं हमारे लोग हॉस्पिटल जाए ही ना, जरूरत ही ना पड़े जाने की। हम तो वो देखना है डिस्पेंसरी में पिछले 3 सालों में कितने लोगों की पर्ची कटी हुई है। अब हम देखेंगे इसके बाद जो लोग इससे जुड़ेंगे, जो इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद कितने बार हॉस्पिटल जाते हैं वो डेटा बताएगा। 2 साल पहले हर महीने 300 लोग जाते थे, अब जो 30 लोग जा रहे हैं, तो 270 लोग ऐसी स्थिति में पहुंच चुके जिनको डिस्पेंसरी जाने की भी जरूरत है। वो आंकड़े, वो जो डेटा है वो बताएगा कि सफलता कितनी है। अब एक कृषि में, एग्रीकल्चर में पिछली बार भी बात कर रहा था, राजगढ़ का टमाटर पैदा करते हैं लोग, सोलन मंडी में बेचने के लिए जाते हैं और 2 रुपए की बिकता है, और उनके पास ट्रक वाले को भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं होता, फिर छुटना पड़ता है वहाँ से। जो ट्रक वाले को भाड़ा कहाँ, घर में परिवार वाले मियां बीबी बच्चे पूछेंगे क्या लाए, टमाटर फसल थी बेच के आए, क्या मुँह लेके आदमी कर जाएंगे। सब रिस्क में छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज को, बाजार के भरोसे छोड़ा हुआ है, और बाजार प्रफुल्ल लोगों से चलता है। वो अपना नासिक से प्याज पैदा होता है, और जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है वो करोड़ों अरबों रुपए का प्याज लेके अपनी गोदाम में रखते हैं। जब प्याज का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा मार्केट में, तब वहाँ से देना शुरू करें। ये मार्केट के तौर तरीके हैं जो पूरी बची होंगे उनके अपने काम करेंगे, कैसे करें लोग, किस तरह से कैसे करें। हम यहाँ पे ऐसा कैसे करें
कि वो 2 रुपए के लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि उसको जितना उसने लगाया है उसमें मेहनत सभी उसका डबल तो मिले। और क्योंकि किसानों ने क्या है, हड्डी तोड़ने का ठेका लेके रखा है पूरे देश के पेट को पाए, और उसके बाद फिर जो है दयनीय स्थिति में रहो। कौन सोचेगा इसकी? कोई सरकार नहीं सोच रही। सब ये सब्सिडी की स्कीम कर दी या कुछ कर दिया, वो भी चंद लोगों के लिए, क्योंकि लिमिटेड बजट होता है सरकार का। जो पहले चले जाएंगे उनको मिल जाएगा, सबके लिए होता नहीं है, बजट तो लिमिटेड ही होता है, जाहिर सी बात है। तो वो यूनिफॉर्मिटी है, हमें एक नज़र से देखना है, हमें वो तरीके ढूंढने हैं कि व्यक्ति परेशानी ना हो, उसकी कीमत भी उसको दूँ और एक सबसे बड़ी बात है, ऐसा एक माहौल बने जहाँ पे व्यक्ति को ये महसूस हो कि मैं इस जीवन में अकेला नहीं हूँ, मेरी जो भी दुख दर्द है, तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे साथ कोई और भी लोग पीछे खड़े हैं। मिशन नीड है जो खड़ा होगा व्यक्ति के साथ जब कोई नहीं सुनेगा, जब घर वाले भी साथ नहीं होंगे ना तब भी मिशन नीड खड़ा हो, ऐसा एक एहसास हमें देने की कोशिश करें। और ये संभव है जब हम मिल के एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक सोच के साथ आगे आएंगे, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसा हम कर सकते हैं। तो मेरा रेवोल्यूशनरी बना इस मॉडल को, इस पंचायत में, ये पंचायत इंटरनेशनल लेवल पे इतने सुर्खियों में आए। आज अगर हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है तो वहाँ पे भी इस मिशन को प्रेजेंट किया गया। न्यूयॉर्क में मैंने इसको प्रेजेंट किया है पर्सनली, जिनेवा में जाके मैंने इसको प्रेजेंट किया पर्सनली। ये ऐसा मॉडल है जो आज की डेट में हमें व्यक्ति को सही जीवन की पद्धति बताएगा। क्या एक्चुअल में हमने करना है, क्या किया जाना चाहिए, जीवन को इतना सुखद और मधुर बनाएगा कि जो भी व्यक्ति की टेंशन से, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उन सबका समाधान है। नौकरी के मामले हैं, शादी नहीं टाइम हो रही है, बिजनेस नहीं जम रहा है, वो है, घर के कोई कानूनी मसले हैं, प्रॉपर्टी के कोई मसले हैं, कुछ भी है जीवन की समस्या, सबका समाधान हो। ऐसा लाइफ में कुछ है ही नहीं जीवन में जिसका हल नहीं। हर एक बात का हल है। बात सिर्फ है कि क्या हम इस हल तक पहुँच पाते हैं, हम समझ पाते हैं, उसका समाधान लेने के लिए चलते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात, समाधान सब। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग वोकल हो जाएं, थोड़ी चर्चा करें, अपने प्रश्न उनके सामने रखें और थोड़ी और क्लैरिटी हमारी भी और स्पष्टता हो। तो बेसिक तो मुझे इतना ही चाहिए था। अब इस पे जो भी प्रश्न हमारे हैं उस पर हम बात करते हैं। आप ओपन है फुल फ्लोर, आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का, उस पर हम बात करते हैं कि इस सिस्टम के माध्यम। हाँ, मेडिकल का भी, स्वास्थ्य को हम बात करेंगे। मेडिकल में क्या है, अभी हम बीमार पड़ते हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल में आजकल बहुत लंबी लाइन होती है, डॉक्टर लिखेंगे पर्ची, प्रेस्क्राइब करेंगे, टेस्ट के लिए दूसरी लाइन में खड़े हो जाएंगे, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, कल दोबारा जाओ और रिपोर्ट लेके फिर लाइन में लगो, तीसरे दिन आप डॉक्टर को दिखा दिए रिपोर्ट से हमारे, फिर वो डॉक्टर दवाइयाँ लिखेंगे, फिर 15 दिन के बाद। तो एक बीमार आदमी को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, उसकी आधी बीमारी डबल, आधी अगर पहले और बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, परेशान आदमी। हम हॉस्पिटल में तभी जाएं जब हमें एडमिट होना पड़े, जब कोई चारा नहीं है, भाई अब जाना ही पड़ेगा, उस स्टेज में हॉस्पिटल जाए, उससे पहले हम हॉस्पिटल जाए। हम सारी बीमारियों का घर बैठे सारा सर्विस, कोई जो टेक्नीशियन कोई है लाइसेंस्ड, वो घर में आए, बीमार है तो सैंपल ले लें ब्लड के, लेबोरेटरी में सिस्टम के थ्रू उसकी रिपोर्ट घर में आ जाएगी, और डॉक्टर को भी हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे, आपको ऑनलाइन दिखा लेंगे, डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट को बताएंगे, डिस्कस भी कर लेंगे और आपको दवाइयाँ भी लिख लेंगे, दवाइयाँ भी आपके घर में पहुँच जाएगी, टीम पहुँचा के देगी, आपने घर से निकलना ही कहीं ना, और आप ठीक आपके घर में होंगे। तो ये एक नए प्रयोग है विकास के,
और इस प्रयोग के लिए पहल पंचायत एक बढ़िया प्रयोगशाला हमारे पास बने और रिसर्च करने लोग यहाँ पे आए। इसके लिए सर जो आपने बोला ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या चाहिए तो इसके लिए बहुत कम हर क्षेत्र में इसी का स्टीरिंग जो थोड़ा बहुत पूजा था तो आपको हमारे विस्तार से शरीर से लेकर मन से लेकर जन सेवा तक पहुँचा है। और मनोज के भी बड़े धन्यवादी। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मनोज की तरह तो वर्कर इस पंचायत में क्या कहीं नहीं है अभी, और फौजी आदमी है, और सही मैंने फौजी आदमी है। फौजी आदमी की एक सोच होती है सीधी और सटीक, उसे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचते। तो मनोज जी ने जो बीड़ा उठाया है, मैं तो समझ रहा था कि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, और असल में सब कामों का निचोड़ है जनसेवा। जनता तक हर आदमी की सोच होगी ये कैसे, इसमें कोई राजनीति नहीं और कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सरकार में राजनीति होती है, पंचायत में राजनीति होती है, लेकिन ये संस्था जो बन रही है ये इससे ऊपर है, राग द्वेष से ऊपर है। ना कोई हमारा मित्र, ना कोई हमारा। हमने ऐसे स्वभाव करना है लोगों का कि भाई लोगों को वास्तव में महसूस हो जाए कि हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं इस मिशन से। तो अग्रणी मनोज जी हैं, और जैसे जैसे आपके जो गाइडेंस है उसमें आगे बढ़ेंगे, हम पूरा सहयोग, पूरी मदद करेंगे, पूरा समय निकालेंगे। जब आप बुलाएंगे, इतने आदमी इकट्ठे हुए हैं, मेरे ख्याल सारे सदस्य ही हैं, हाँ और भी सदस्य हैं। तो इस स्टेज में इससे ज़्यादा पवित्र और कोई काम नहीं है जनता की सेवा। चाहे स्वास्थ्य की साइड है, चाहे एजुकेशन की साइड है, चाहे बेकारी है, चाहे दूसरे, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग तन मन से डॉक्टर साहब ने जैसे हमें गाइड किया इसके मुताबिक हम चलें, और इन्होंने तो बहुत सोचा कि एक मॉडल बने ये बेहतर है, एक आदर्श बने, न केवल देश में लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत बड़ी बात रहना सही है, पर हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है वहाँ तक इसको रखा पहुँचाएंगे। आपके कोई प्रश्न हो, प्लीज किसी के भी हो, कुछ भी प्रश्न हो, और दिल खोल के। अभी हम एक बल्कि एक घर के जैसे वातावरण में बैठे हुए हैं, इसी एक बहुत औपचारिक बैठक ना समझे, हम एक घरेलू वातावरण में बैठे हैं, सभी लोग घर के लोग हैं, हम अपनी दिल खोल के बात करें, कुछ भी है मन। अब तो डॉक्टर साहब ब्लैंक है इस बारे में ना जी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जी, तब पता लगेगा भी क्या समस्या है, उनका क्या हो सकता है, आप किस तरह से गाइड करेंगे। अभी तो शुरू करने की जी, ऐसा सीधे काम के लिए हमारा मानना सर जी, कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो हिंदू वर्ग है ना, वो कमेटी किसी का भी हो, हिंदू है, वो सीधे काम की तरफ कम जाता है। उनके काम के लिए बोलो, आप नशा के लिए बोलो, कोई और उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, किसी के घर पे धावा बोल रहा है, उसके लिए किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं होगी, पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या कमी है संस्कारों की, इसके बारे में कोई, आपने भी है कम बोला। पहले तो हमने अपने बच्चों को संस्कार विहीन कर दिया, अपने आप भी संस्कार विहीन है,
छोटे बड़े का लिहाज नहीं। हमारे समय पर जैसे 30-40 साल पहले गुरु जी हमारे सामने से नजर आ जाते हैं तो भाग जाते हैं, चाहे इन्होंने बोलना कुछ नहीं था, पर इज्जत ही है किसी संस्कार से, चाहे उसको डर समझ लो। आज की डेट में बाप भी आगे से आ जाए तो बच्चा एक प्रयोजन करेगा तो भी बाप आ रहा है, जो उसके मन में आ जाएगा वो करता। और उसको क्या चीज़ है, हमारे अंदर अहंकार आ गया है। ये अहंकार जब तक नहीं मरेगा तब तक ये चीज़ें कोशिश करो, ठीक है। अब जो मनोज जी हैं, इन्होंने कितना अपना समय बर्बाद किया। मैंने सुबह कल शाम को तो इन्होंने बोला मैं अपनी पंचायत में पता नहीं कहाँ गया। अब स्ट्रेंथ देखो यहाँ पूरी पंचायत की कितनी है, वो भी शायद पिछली बार गए होंगे आदमी है, और मैं बीच में छोड़ के चला गया क्योंकि बच्चे ले गए थे मैंने स्कूल में। मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने इनसे बात कही। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, हम तो सहयोग कर ही रहे हैं, और संस्था से भी हम जुड़े हैं। जैसे कुटुंब प्रबोधन का हमारा प्रोग्राम, कि हमारा जो हिंदू वर्ग है इसको अंग्रेजी पाश्चात्य में फंस गए हम ज़्यादा। अपनी हमारे अगर किसी से भी बहनों का नाम पूछ लो, डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, तो आदमी को पता नहीं होगा कि कौन से महीने में पैदा हुआ, किस प्रविष्टि को पैदा हुआ। बड़ी भारी चीज़ें हैं, पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चा हमारा है, हम तो इनको ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बच्चा अगर और कहीं हमें और मिलता है तो हम ऐसे बोलेंगे 10 और पैदा करो। जैसे अभिमन्यु और ये हुए प्रहलाद हुए, तो उनके लिए पैदा करने के लिए जो उन्होंने कुछ ना कुछ तो खोया होगा उन माँ बाप ने। अभी माँ बाप क्या, मैं बोल रहा हूँ +2 की बच्ची होगी या बेटा होगा, उनको झाड़ू का पता नहीं है, चाय बनाने का पता नहीं है। 2 कप चाय बनाने उसमें चीनी कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है। तो ये सारी कमी है, ये इनको दूर करना पड़ेगा। तब ये जो अहंकार है हमारे अंदर, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी गुरु से नहीं बनती है, मेरे राणा जी से नहीं बनती है, मेरी मनोज से नहीं बनती है, वो तो हमारा घरेलू मसला है, किसी हद का मसला है। इस सारे इसमें क्यों जाना है? जो सभी भाइयों को अगर फायदा हो रहा है तो उसमें तो सहयोग करो, करना चाहिए, लेकिन वो युगो आ जाती है ना, ये बात है ना सबसे। इसमें शामिल होना है ना, वो अपनी ईगो साइड में बिल्कुल साइड में रखे, जन सेवा की भावना से काम करें। हाँ, जन सेवा की भावना से काम ये लड़ाई झगड़े में वही रहे, राग द्वेष से ऊपर, राग द्वेष से ऊपर काम करें। मुझे तो आज ही पता लगा कि भैया मैं तो दूसरी भी तलाश नहीं आई किस बार पहले भी ऐसे होते में नहीं है, हम भी जुड़े आपसे। ये मौका कहाँ मिलेगा? नहीं, ये मौका कहाँ मिलेगा? हाँ, जुड़ेंगे ऐसा नहीं। एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ ना, दरअसल हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य वाला जो विषय था वो क्या है, वो यही है कि हमें जो ब्रह्मांड के नियमों से चलता है वह अनभिज्ञ है, हमें उनका पता नहीं है। ये बात है, अगर ये बात एक छोटी सी बात है किसी की समझ में आ गई तो कभी द्वेष दूसरे से करेगा ही नहीं, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन वो समझ पैदा एक बार हो जाएगी, बस इतनी पता है अगर मैं द्वेष करूंगा मुझे वापसी में द्वेष ही मिलेगा, इतनी सी बात समझ ली है। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो पूरी दुनिया ना छोटे छोटे नियम हैं जिससे ये चल रही है, और नियम हमें पता नहीं है। वो नियम एक बार हमें समझ में आ जाए तो इसका समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का सिद्धांत, जो हम में है भीतर है वैसी ही प्रवृत्ति को मैं आकर्षित करूँ। अगर मैं शराबी हूँ तो मेरा दोस्त दूसरा शराबी मिल ही जाएगा, पक्का मिलेगा, यहाँ वहाँ कहाँ मिलेगा ना, मिलेगा। आप सच्ची भावना वाले हैं, भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं, तो आपको दूसरा भी कोई भक्त आपके चलते फिरते कहीं ना कहीं मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं जैसे हम हैं। तो अगर हम द्वेष से शुरू करेंगे सोच अपनी, तो निश्चित रूप से द्वेष ही हमें वापस मिलेगा, द्वेषी ही लोगों के साथ हमारा ताना बुना बनेगा और वापसी भी हमें द्वेष ही मिलेगा। तो अगर हमें द्वेष लेना है तो द्वेष पालो,
कौन रोकता है? और अगर हमें लगता है नहीं द्वेष नहीं लेना है, हमें तो बहुत माधुर्य के साथ रहना है, प्रेम के साथ रहना है और आनंद के साथ रहना है, तो फिर वो भाव वैसे ही पैदा करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मन की जो संतुलन है अब इन बातों से पैदा होगा। तो जब इस पे हम बात करेंगे, इस पे इनको हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे और इस मिशन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का हल तो एक पार्ट है ही है, पर वास्तव में हम तो एक चरित्र को बनाने की बात करें ना। हमारा देश, आप कह रहे थे हिंदू जो है अच्छे काम के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि सही संस्कारों को देने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। हमें शुरुआत बेस से शुरू करनी है, अंदर से खोलो, परिवर्तन लाओ, तो बाहर की चीज़ ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाएगी, अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। तो हमें उस पर भी काम करने की जरूरत है। बच्चों को अगर चाय बनानी नहीं आती है तो हमें बच्चों में लाइफ स्किल एजुकेशन की बात करनी है, उसके लिए भी हमें इस सहकारिता के माध्यम से वो कार्यक्रम चलाने हैं। बच्चों के लिए भी कार्यक्रम चलेंगे कि ऐसा बच्चा पैदा हो, अगर उसको एक महासागर में भी वो डूब रहा हो, जब तक उसके हाथ में लगता है कि कोई चिड़िया आएगी, तिनका छोड़ेगी, मैं तिनका पकड़ूंगा, मैं उड़ जाऊंगा, डूबते डूबते भी अगर इस लेवल की अगर सोच कोई रख सकता है, इतना आशावादी हो सकता है, ऐसा चरित्र हमें तैयार करना है, ऐसे विवेकानंद तैयार करने हैं इस समाज में। तो तभी होंगे जब हम संस्कारों के साथ अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ऑलरेडी इस मिशन का हिस्सा है जो आप कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया।